नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं मौजूद हूं बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में अगर आप हैं, ट्रैफिक जाम की समस्या पर बात नहीं कर रहे हैं या आपसे किसी ने बात नहीं की है, इसका मतलब आप किसी और शहर में थे, बेंगलुरु में नहीं थे। इस शहर के लोगों से मिलिए तो ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर वो कितने परेशान हैं, वो इससे पता चलेगा कि इस समस्या से मुक्ति के लिए वो कितने तरह के जुगाड़ बताते हैं। कोई कहेगा एयरपोर्ट जाना है, 4 घंटे पहले निकल जाओ। कोई कहेगा 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ना निकलो, लेकिन फिर भी लाखों लोग उस वक्त निकले होते हैं। कोई कहेगा दोपहर के वक्त निकलो, लेकिन दोपहर भी ट्रैफिक जाम मिलेगा आपको। हुआ क्या है कि हमारे महानगरों ने कई प्रकार के महासंकटों को पैदा किया है। पिछले 2-3 दशकों से जब मैं गांव से शहर आया और शहर से महानगर में आया, तब से इन खबरों को पढ़ रहा हूं कि महासंकट का समाधान किया जाएगा। हज़ारों करोड़ रुपए की योजनाएं बनती हैं और नए नए वास्तुकार, योजनाकार आते हैं जो दावा करते हैं कि अब इस महासंकट का समाधान हो जाएगा। इस महासंकट में एक बड़ा संकट है जिसका नाम है ट्रैफिक जैम। आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्वाइन भी कीजिए। तो हम बेंगलुरु में हैं और एक ऐसे जंक्शन पर हैं जहां हम दोपहर के वक्त भी थे और शाम के वक्त भी आए। दोपहर के वक्त जाम थोड़ा कम था, मगर बहुत कम नहीं था। शाम के वक्त जाम बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि हम यहाँ ऑटो से आए और ऑटो बीच में छोड़कर इस फुटओवर ब्रिज तक आने में हमने काफ़ी दूरी पैदल भी तय की है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि महानगरों ने जाम के बहाने आप नागरिकों के भीतर किस तरह के बदलाव किए हैं। बेंगलुरु पढ़े लिखे लोगों का शहर है। इस शहर के लोगों ने देश भर से इंजीनियर आकर दुनिया भर की तकनीकी समस्याओं के लिए उन्होंने समाधान निकाले। बैंकिंग से लेकर हर तरह की समस्याओं के लिए इनके पास ऐप है। अगर आपको खाना खाना है तो कहते हैं 2 सेकंड में भिजवा देंगे। कोई चीज़ ऑर्डर करनी है तो कहते हैं 1 सेकंड में भिजवा देंगे। इसके पीछे ये धारणा बनाई गई कि सारी चीज़ें आपके घर डिलीवर होगी, आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो गाड़ियों का इस्तेमाल कम होगा और ट्रैफिक जाम से आप बच जाएंगे। मगर हुआ कुछ नहीं। तो आईटी प्रोफेशनल होते हुए भी ये सारे आईटी के दिग्गज लोग बेंगलुरु को जाम से मुक्त नहीं करा पाए। तो मुझे कई बार लगता है कि यूनेस्को को बेंगलुरु को एक हेरिटेज ट्रैफिक जैम सिटी की तरह घोषित कर देना चाहिए, और ताकि दुनिया भर में जितने भी खाली लोग, जिनके पास बहुत काम है और जिनके पास कोई काम नहीं है, वो यहाँ आएँ और जाम में अपना समय बिताएं। अगर आप नहीं भी चाहते हैं और बेंगलुरु में हैं, तब भी आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि आप बेंगलुरु आए और ट्रैफिक जाम से बच जाएं। तो इस फुटओवर ब्रिज की खासियत ये है कि यहाँ से आप इस शहर में चारों तरफ आईटी कंपनियों के दफ्तर देख सकते हैं और चारों तरफ से आप जाम की समस्या को भी अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। तो एक तरह से गूगल मैप आया। अब गूगल मैप का उदाहरण मैं इस जाम के ज़रिए देना चाहता हूँ। गूगल मैप क्या करता है इस तरह के शहर में? वो फास्टेस्ट रूट बताता है। और फास्टेस्ट रूट क्या है? एक ही रास्ता है, उससे जाने में आपको 30 मिनट लग रहे हैं और उसके बगल के रास्ते से 26 मिनट लग रहे हैं। तो वो कह रहा है कि ये फास्टेस्ट रूट है, जबकि असलियत ये है कि अगर ट्रैफिक की समस्या ना होती तो वो दूरी तय करने में आपको 2 मिनट लगने चाहिए थे या 5 मिनट लगने चाहिए थे। अब आपको तय करना है कि 5 मिनट की दूरी जब आप 30 मिनट में तय करते हैं और एक विकल्प 26 मिनट का मिल रहा है, तो वो फास्टेस्ट है या नहीं। तो इस तरह से गूगल ने आपको भरमाया हुआ है। कभी भी वो खाली रास्ते को फास्टेस्ट नहीं कहता है, वो 2 जामों की तुलना करते हुए एक जाम को बताता है। मतलब आप फास्टेस्ट रूट पे भी जाएंगे तो भी आपको जाम ही मिलेगा। अब आप इस रास्ते को देखिए, ये शाम का वक्त है और यहाँ हमने दोपहर का भी विजुअल लिया है, तो आप हमारे इस वीडियो में दोपहर के वक्त का भी देखेंगे। इसमें अभी तक आपको बसें कम दिखी हैं, स्कूल की बसें हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। बेंगलुरु में जो चुनौती है या किसी भी शहर में करना यही चाहिए था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकास करना चाहिए था, मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकास नहीं किया गया। बसें हैं यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, बसें चलती हैं, ज़रूरत के मुताबिक बसें नहीं हैं। अब आप इस सड़क को देखिए, इस सड़क पर अभी कारें ही ज़्यादा दिख रही हैं, दुपहिया वाहन दिख रहे हैं, जो बहुत कुछ कह रहा है।
कह ये रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में बसों की संख्या यहाँ कम है। अब इस चौराहे पर आपको बसें दिख रही हैं, लेकिन थोड़ी देर में ये बसें जब निकल जाएंगी तो आपको दिखेगा कि यहाँ कारों की संख्या ज़्यादा है, दोपहिया वाहनों की संख्या ज़्यादा है। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, यहाँ एक टैक्सी आई है, 2 सीटर टैक्सी चल रही है। लोग स्कूटी से इसलिए चलते हैं कि जाम से बच जाएं, लोग ऑटो से इसलिए चलते हैं कि जाम से बच जाएं, लेकिन इसके ट्रैफिक जाम में स्कूटी वाली भी फंसी हुई है, ऑटो वाला भी फंसा हुआ है, बस वाला भी फंसा हुआ है और कार वाला भी फंसा हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि बुनियादी जो समाधान थे हमने उसका रास्ता छोड़ दिया। बुनियादी समाधान ये थे कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकास करना चाहिए था, इस तरह की बसें ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो हिंदू अखबार में हम पढ़ते हैं कि एक रिपोर्ट मिलती है कि 2011-12 के बीच में यहाँ पर वाहनों की संख्या 50 लाख से ज़्यादा थी, जो मार्च 2022 तक आते आते 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई संख्या। 22 लाख गाड़ियाँ और 69 लाख दोपहिया वाहन यानी स्कूटी, बाइक इसमें जुड़ जाते हैं। सड़कों पर बोझ बहुत बढ़ जाता है। जो आबादी है उसकी तुलना में बसों की संख्या बहुत कम है। 2011-12 में बेंगलुरु में बसों की संख्या 6064 थी, जो 2022 में बढ़कर 6763 होती है। मात्र 699 बसों की वृद्धि होती है। अब आप देखिए कि ये योजनाएं काफ़ी हैं कि बसों को लाना है, बसों को एकीकृत करना है, बस को मेट्रो से जोड़ देना है, मेट्रो को हवाई जहाज़ से जोड़ देना है, हवाई जहाज़ को मोहल्लों से जोड़ देना है। इसके बाद भी ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान नहीं होता है। तो अब ये योजना है कि 2025 तक इस शहर में 12,000 बसें होनी चाहिए, लेकिन अगर 11 साल में आप 700 बसें जोड़ते हैं तो 2025 जो 2 साल बाद आएगा, क्या आप 6,000 बसें जोड़ पाएंगे? तो ये हम हिंदू अखबार में पढ़ रहे थे, तो उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। हमारा कहना ये है कि हमने पेवमेंट नहीं बनाए, पेवमेंट हैं मगर इसकी निरंतरता नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है। हमने सोचा कि डिवाइडर लगा देते हैं तो ट्रैफिक जाम की समस्या दूर हो जाएगी, हमने सोचा यू टर्न ख़त्म कर देते हैं तो ट्रैफिक जाम की समस्या दूर हो जाएगी, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। यू टर्न ख़त्म कर देने से, सर्किल ख़त्म कर देने से, फुट ओवर ब्रिज बना देने से, मेट्रो बना देने से और कई तरह के और उपाय करने से ट्रैफिक जाम कभी दूर नहीं हुआ, क्योंकि हमने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकास ही नहीं किया। गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। जब तक योजनाएं पूरी होती हैं, जैसे इस शहर में आप जाएंगे तो जगह जगह पर मेट्रो की योजनाएं चल रही हैं, ऐसा लगेगा कि अब समाधान हो रहा है, अब समाधान हो रहा है, लेकिन वो योजनाएं काफ़ी लंबे समय में पूरी होती हैं। और जब तक वो पूरी होती हैं, गाड़ी ऐसा ना करें प्लीज़, गाड़ियों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। तो इससे हो क्या रहा है कि उन योजनाओं जो मेट्रो की योजनाएं जब तक पूरी होंगी तब तक गाड़ियां और बढ़ जाएंगी और फिर से समस्या और बड़ी हो जाएगी। इस शहर में 25 लाख, इसके बाद भी 25 लाख लोग बसों से चलते हैं, फिर भी यहाँ बसें कम हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था यहाँ नहीं बनाई गई, जिसके कारण बेंगलुरु लंबे समय तक इस जाम का अभिशाप झेलता रहेगा। यहाँ के लोग बहुत समझदार होंगे, बहुत तकनीकी रूप से कौशल रखते होंगे, लेकिन ये वही लोग हैं जो ट्रैफिक जाम में भी भुगत रहे हैं। और उनसे आप पूछिए तो वो एक जुमले का इस्तेमाल करेंगे, क्या करें? विकल्प नहीं है। ये वही सवाल है, और इस सवाल का अगर यही जवाब है कि विकल्प नहीं है, इसका मतलब है कि इस शहर ने आपके भीतर नागरिक होने की संभावनाएं समाप्त कर दी। कैसे? आप घंटों जाम में रहते हैं, आपने स्वीकार कर लिया है सुबह के 3 घंटे, शाम के 3 घंटे, और आप कभी भी जो बुनियादी चीज़ें हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के विकास की बात नहीं करेंगे। मैंने भी कार खरीदी है, आपने भी खरीदी होगी या कोई खरीदने वाला होगा। तो इस तरह से ये समस्याएं बनी रहेंगी और हम कहेंगे विकल्प नहीं है। इसी तरह से आप कहते हैं राजनीति में विकल्प नहीं है। अब आप सोचिए कि आप अगर घंटों जाम में फंसे हुए हैं, इस तरह के जाम में हैं, घर देर से पहुंच रहे हैं, तो आपके भीतर पारिवारिक होने की, प्रेमी होने की संभावनाएं कहाँ बचेंगी? प्रेम करने के लिए भी वक्त चाहिए। अगर कोई प्रेमी प्रेमिका से मिलने के लिए, प्रेमिका प्रेमी से मिलने के लिए ट्रैफिक जाम में 4 घंटे रहे, तो मिलने के बाद प्रेम के लम्हे या प्रेम की बातें तो ध्यान में ही नहीं रहेंगी। तो आपके भीतर मनुष्यता खत्म हो जाती है। मनुष्य के रूप में जो संवेदनशीलताएं हैं उसके छेद जो है वो बंद होने लग जाते हैं, और आप मनुष्य नहीं रहते। जब तक आप मनुष्य नहीं रहेंगे, आप नागरिक नहीं हो सकते। नागरिक क्या होता है? एक नागरिक
हमेशा दूसरे नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। अगर उसके साथ गलत हो रहा है, अगर किसी को यूएपीए का चार्ज लगाकर महीनों जेल में रखा जा रहा है और निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, अवैध रूप से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जा रहा है, तो आप अगर कुछ महसूस नहीं करते तो आपको लगता है तो आप नागरिक नहीं हो सकते। अगर आप नागरिक होते तो कहते कि संवैधानिक अधिकार और संस्थाओं ने इस तरह से काम क्यों किया है। फिर अगर चीफ जस्टिस कहते हैं कि हाई कोर्ट के जो जज हैं अदालतों के, वो बेल ऑर्डर देने में डरते हैं कि तरह तरह के दबाव क्रिएट कर दिए जाते हैं, तो बेल देने में क्यों डरते हैं जब वो काबिल हैं। इसका मतलब, और आप इन बातों को सुनकर नज़रअंदाज कर देते हैं। इसी तरह से जैसे आप ट्रैफिक जाम में फंसकर आप तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अब आप देखिए कि कई तरह की गाड़ियां हैं, कई आकार के गाड़ियां हैं यहाँ पर। कुछ महंगी हैं, कुछ कम महंगी हैं, कोई किसी को नहीं जानता, किसी को किसी से मतलब नहीं, लेकिन सारी गाड़ियां एक ही समस्या में फंसी हुई हैं और उस समस्या का नाम है ट्रैफिक जाम। इसी तरह से अगर आपके देश में अदालतें निष्पक्ष रूप से फैसला नहीं करेंगी, पुलिस अगर लोगों को फंसाती रहेगी, सरकारें मीडिया की ज़ुबान बंद करती रहेगी, खबर लिखने पर आपकी नौकरी जाएगी, खबर ना लिखें इसलिए दूसरी खबर पैदा की जाएगी, इससे समाधान नहीं होता है। इससे आप उसी समस्या में रहते हैं जिस समस्या में आप ट्रैफिक जाम में रहते हैं। तो हमने यही प्रयास किया कि बेंगलुरु के ट्रैफिक जाम के बहाने आपके भीतर नागरिक होने की संभावना और नागरिक बोध के खत्म किए जाने के कारणों के बारे में हम आपको बता सकें। इसीलिए आपने इस जाम को बर्दाश्त किया, इसीलिए आपने इन बातों को बर्दाश्त किया कि इस देश में स्वतंत्र मीडिया नहीं है, कोई अच्छा पत्रकार नहीं है, जो अच्छा पत्रकार है वो उस मीडिया के सिस्टम से बाहर है। लेकिन इसके बाद भी ऐसा भी नहीं कि आपको कोई अच्छा शहर मिल गया हो, ऐसा भी नहीं कि मुझे कोई अच्छी ज़िंदगी मिल गई हो, अच्छा शहर मिल गया हो। हम दोनों ही एक ही प्रकार के जाम में हैं। बेंगलुरु में चाहे आप अमीर हैं चाहे ख़ास हैं, ट्रैफिक जाम में ज़रूर हैं, वहाँ फंसे हुए हैं, उससे त्रस्त हैं। तो हमने कोशिश की, मिलिंद ने बहुत देर से कैमरा पकड़ा हुआ है, तो हम आपको इस ट्रैफिक जाम के बारे में दिखाएं, बताएं। उम्मीद यही है कि आप इसके बारे में ज़रूर कुछ सोचेंगे। अब हम लौटेंगे, हमें ऑटो पकड़ना है और यहाँ से हमें कहीं और जाना है। तो हम आपको बेंगलोर के ट्रैफिक जाम के बारे में बताने के लिए फुटओवर ब्रिज पर गए ताकि आप ऊंचाई से समग्रता से जाम की समस्या को और अपनी सुस्त होती भूमिका के बारे में समझ सकें। अब हम ऑटो पर हैं और ऑटो से जा रहे हैं तो जाम को नज़दीक से देख रहे हैं। बेंगलुरु में इतना ज़्यादा निर्माण कार्य हो रहे हैं कि इनकी वजह से भी जाम की समस्या बढ़ गई है और जाम में होने की अवधि बढ़ गई है, बल्कि दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि कब ऊपर से कुछ टूट कर गिर जाए, और ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हमारे पास दिल्ली में मेट्रो बनाने के इतने लंबे अनुभव हैं, तो उन अनुभवों का क्या हुआ कि हम कम से कम समय में, कम से कम नुकसान में, दिक्कतों से गुजरे हुए हम जाम से लोगों को मुक्ति दिला सकें और योजनाओं को पूरी कर सकें। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सिटी ऑफ सिन कहा था, पापों का शहर। जब वो प्रचार करने के लिए आए होंगे, मई का महीना अखबारों में पढ़ रहा था, और आज कांग्रेस बीजेपी की सरकार पर 40% कमीशन की सरकार कहती है। बदला कुछ भी नहीं। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेंगलोर पापों का शहर है, सिटी ऑफ सिन है, तो उन पापों में एक पाप कमीशन भी होगा, तभी कमीशन लिया जाता होगा। आज जब कांग्रेस कहती है कि ये 40% कमीशन का शहर है, तो इस कमीशन भी एक तरह से पाप है, तो कुछ भी नहीं बदला है। तो इस तरह से हमें देखना है कि हमारे शहर की ज़िंदगी कितनी मुश्किल भरी होती जा रही है, हमारा कितना वक्त जा रहा है, हम जी नहीं पा रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो इन समस्याओं को समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों सिर्फ बेंगलुरु नहीं, भारत के अन्य शहर जाम की समस्या से मुक्त नहीं होते हैं। क्या इसलिए कि आप ये समझते हैं कि विकल्प नहीं है, और आप ये क्यों समझते हैं कि विकल्प नहीं है? जाम से मुक्ति के हज़ार विकल्प हैं, लेकिन उन विकल्पों को छोड़कर दूसरे कई विकल्प अपनाए गए, हज़ारों करोड़ रुपए फूंक दिए गए, मगर तब भी हम जाम में खड़े थे, तब भी हमारी शाम जाम में बीत रही है, और तब भी हमारा जो जीवन है वो जाम में फंसा हुआ है। तो हम जाम से मुक्त नहीं हो पा रहे। शहर में रहने का मतलब है कि हम जाम में रह रहे हैं। तो बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम की समस्या को कई तरीके से देखा जा सकता है। आप अपने शहर में भी देखिए, कोशिश कीजिए कि राजनीतिक मुद्दों के अलावा इन सब चीज़ों पर भी बातें हों, और आप इन सब बातों पर
एक राजनीतिक नज़रिया अपनाएं। राजनीति में जब इस तरह के मुद्दे आएंगे तब नेता को धर्म की आड़ में आपके सामने आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सड़कें नहीं बनवाता है, सड़कों पर जाम से भरी सड़कें छोड़ देता है और अंत में आकर आपसे मंदिर करता है और आप धार्मिक नारों के बहकावे में चले जाते हैं कि कोई धर्म से भरा राष्ट्र बनने वाला हो। वो जैसा भी राष्ट्र है, क्या उसमें ट्रैफिक जाम की समस्या धार्मिक कारणों से मंदिर के आसपास सुंदर बना देने से दूर हो जाएगी? बल्कि यही हो रहा है। मंदिर कॉरिडोर आप सुन रहे हैं, जो शहर के कॉरिडोर हैं वो जाम से भरे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन मंदिर के आसपास का छोटा सा हिस्सा विकसित कर दिया जाए, स्टील की रेलिंग लगा दी जाए, सीमेंट की चादरें बिछा दी जाएं और कहा जाए कि मंदिर कॉरिडोर बन गया है तो हम विकास कर रहे हैं। लेकिन जहां लाखों लोग रहते हैं, जहां इस तरह के हज़ारों कॉरिडोर बने हुए हैं, उनमें ट्रैफिक जाम से भरे हुए हैं और आप जाम में फंसे हुए हैं। मेरा मतलब यही है कि बातों को समझिए, अपने मुद्दों को समझिए। आपने इस वीडियो को देखा, रवीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज्वाइन किया, सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।